हेलो फ्रेंड्स। इस धरती पे बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको पब्लिक से छुपा कर रखा गया है और ये इतने रहस्य से भरे होते हैं कि कई बार फिक्शन या फिल्में इनके साथ पूरी जस्टिस नहीं कर पाती हैं। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अपने ही बहुत रोचक और अनसुलझे रहस्य हैं। इनमें से सदियों से सबसे दिलचस्प और जिसकी स्थापना 2000 साल पहले सम्राट अशोक ने की थी वो है द इल्यूमिनाती, या जिसे हम 9 अज्ञात पुरुष या सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 अननोन मेन से भी जानते हैं। कहते हैं इस गुप्त समाज या सीक्रेट सोसाइटी के पास वॉर स्ट्रैटेजी से लेके पॉलिटिकल कंट्रोल में हेरफेर करने और यहाँ तक कि नए सामाजिक रुझान शुरू करने की शक्ति थी, और वे अपने निजी टारगेट्स को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से ऐसा करते थे। इस सोसाइटी के बारे में सबसे पहले 1923 में इंग्लिश राइटर टैलमन मुंडी ने अपने एक बुक द 9 अननोन में बताया था। वे इसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत से बुद्ध मंदिरों में गए, वहां से इनकी जानकारी इकट्ठा की और इस किताब की रचना की थी। बाद में बहुत से लेखकों एवं रिसर्चर्स ने उसकी हकीकत पर अपनी मोहर लगाई थी। तो चलिए इस सोसाइटी के बारे में जानने से पहले उस सोसाइटी के रचयिता या बिल्डर के बारे में कुछ जान लेते हैं। 304 ईसा पूर्व मौर्य डायनेस्टी में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। अपने 100 भाइयों में सम्राट अशोक सबसे बड़े थे। उनका पूरा नाम देवानप्रिय अशोक मौर्य था। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी रहे थे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगद्दी के लिए सभी भाइयों का रिवोल्ट हुआ, जिसमें अशोक की माता की डेथ हो जाती है। चूंकि अशोक पहले से ही सेनापति थे, इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और उनको मारकर एक कुएं में फेंक दिया। पटना का गम कुआं इसी कहानी का गवाह है। लेकिन सम्राट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू किया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपना विजय पताका लहराती थी। उस दौर में कलिंगा राज्य अपना समर्पण नहीं कर रहा था, और तब सम्राट अशोक ने खुद उस युद्ध की अगुवाई की जो सबसे डिवास्टेटिंग या प्रलयकारी वॉर था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहां के किसान, औरतें, बच्चे सब युद्ध में लड़ रहे थे। इस वॉर में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। ये युद्ध सम्राट अशोक ने जीत तो लिया, लेकिन इस हत्याकांड ने सम्राट को अंदर तक विचलित कर दिया, क्योंकि शायद पहली बार अशोक ने औरतों, किसान और बच्चों को वॉर में मरते देखा था। इस युद्ध के रिजल्ट ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया कि वे खुद समर्पण करने लगे। लेकिन सम्राट अब खुद बदल गए थे। वे शांति की खोज में बौद्ध लोगों से मिलने लगे। उनका ज्ञान देखकर सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उस समय बौद्ध कोई धर्म नहीं हुआ करता था, बस एक संस्था थी जो लोगों और समाज से दूर रहकर ज्ञान की खोज किया करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। सम्राट ने भी इसका प्रचार शुरू किया और बहुत सारे ज्ञान को कलेक्ट करके अपने फॉलोअर्स का एक ग्रुप बनाया। ये हमारी हिस्ट्री में भी नोन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में खुद को कन्वर्ट किया और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया आदि जैसे जगहों में शांतिपूर्ण सिद्धांत का प्रसार करने लगे। और इनके प्रयासों के कारण ही नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया और चीन में भी बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट हुआ। अशोक को पता था कि नॉलेज ही पावर है, और उनको यह फील हुआ कि उन्होंने काफ़ी ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, जिसे अब एक जगह कलेक्ट करके स्प्रेड करने की ज़रूरत है। और इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध नॉलेज को अलग अलग सब्जेक्ट या कैटेगरी के 9 किताबों में स्टोर किया, जो कि उस समय के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। ये 9 बुक्स और नॉलेज इतने पावरफुल थे जिसे दुनिया से छिपा कर रखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सारी दुनिया से ह्यूमैनिटी और सभ्यता का विनाश हो सकता था। और अब इन किताबों की सुरक्षा एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हज़ारों ज्ञानी लोगों को इन्वाइट किया। एक एक बुक्स खुद में इतने शक्तिशाली थे कि उनमें से 9 लोगों को वो अलग अलग किताबें दी गई और उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया। उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि वो कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरवीन या इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान सीक्रेट रखेंगे। और इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे इन 9 लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। चलिए अब उस 9 बुक्स के कैटेगरीज को देखते हैं और उनके शक्ति को पहचानते हैं। पहली किताब प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट एंड माइंड वॉश की डिटेल जानकारी थी। इसको जानने वाला कंप्लीट मानव जाति का माइंड सेट करके उसको अपना गुलाम बना सकता था। मास ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर सकता था, मास ओपिनियन को अपने अनुसार बदल सकता था।
इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था और कहा जाता है कि इसी किताब के ज्ञान से उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेजी से फैला था। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पे थी, जिसे साइंस ऑफ किलिंग भी कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से ही आदमी की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि यह नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट एवं जूडो कराटे भी इसी किताब की देन है। तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब जीवाणु, विषाणु और वायरस की जानकारी से भरे थे। इस किताब को जानने वाला इस प्रोसेस को फैलाकर किसी भी सभ्यता या डायनेस्टी का अंत कर सकता था। इसमें मैजिकल मेडिसिन एंड पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी बताया गया था। अगली किताब थी एल्केमी यानी केमिस्ट्री के ऊपर, और इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी डिस्क्राइब की गई थी। इसमें मेटल्स के कंपोजिशन से सोना बनाने तक की प्रोसेस का भी ज्ञान दिया गया था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टैल्बट ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती थी, तब यही अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो कि इस किताब की देन थी। पांचवी किताब कम्युनिकेशन बेस्ड थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे अर्थ के अलावा यूनिवर्स या स्पेस के अलग अलग प्लैनेट या स्टार से भी कम्युनिकेट किया जा सकता था, जिसका ज्ञान आज के नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से भी बहुत एडवांस था। अगली किताब ग्रेविटी के ऊपर थी। इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड सारी जानकारियां थीं। इसमें एंटी ग्रेविटी यान, अंतरिक्ष यान बनाने का डिटेल एंड स्पेसिफिक नॉलेज मौजूद था। कहा जाता है एयर या विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है। सातवीं किताब कॉस्मोगॉनी के ऊपर थी, जिसमें स्पेस, यूनिवर्स एंड अननोन वर्ल्ड का ज्ञान डिटेल में डिस्क्राइब था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रहों का वितरण और यूनिवर्स मंडल की उत्पत्ति का पूरा डिटेल इस किताब में डिस्क्राइब था। और इसके अलावा स्पेस टाइम, भविष्य में देखने एवं भविष्य में जाने का विस्तृत डिटेल इस किताब में भी मौजूद था। आठवीं किताब लाइट के ऊपर थी। ये किताब लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है कि कैसे लाइट को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवीं किताब सोशियोलॉजी के ऊपर थी। ये किताब सभ्यता का राइज एंड फॉल की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान लिखे हैं जिससे किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट या पतन किया जा सकता है। और यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे इंफॉर्मेशन को भी डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था। ये सभी किताबें आज के मॉडर्न साइंस से कहीं ज़्यादा एडवांस थी, जिसे छुपाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, क्योंकि ये किताब इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी अपने अंदर समाये हुए थे। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था, इसलिए उन 9 लोगों को अमरता या इमॉर्टल होने का भी ज्ञान मिला, जिससे कि वो बुक्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तब तक कर सके जब तक ये अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और वहीं कुछ रिसर्चर्स की मान्यता है कि वह 9 लोग अपने मरने के वक्त आने के पास अपने सीक्रेट सिलेक्शन से नेक्स्ट 9 लोगों को सिलेक्ट करके उन्हें ये किताबें पास ऑन करते आ रहे हैं। और इन दोनों ही सिचुएशन में यह माना जाता है कि आज भी यह सीक्रेट सोसाइटी ऑफ 9 अननोन मैन जिंदा है और हमारे देश की किसी सीक्रेट प्लेस से वॉच कर रहे हैं। अब यह हकीकत है या मिथ, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिल सका है, और जब तक कोई किताब मिल नहीं जाता तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। लेकिन यह भी सच है कि सम्राट अशोक की पॉपुलैरिटी इतनी ऊंची है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। क्या आप सीक्रेट सोसाइटी को मानते हैं? इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।